हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं विजन आइज की फरवरी मंथ की मैगजीन। तो काफ़ी लेट मैं स्टार्ट कर रही हूँ, बट कोई ना, चलिए धीरे धीरे इसे भी कंप्लीट करेंगे क्योंकि पीटी 365 आपकी उसकी भी लेसन आ रही है, तो उसकी भी लेसन आपको देखने को मिलेगी। जैसे पॉलिटी कंप्लीट हो गई है, इकॉनमी हमारी चल रही है, तो साइड बाय साइड आपको इसकी भी लेसन देखने को मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट विथ पॉलिटी एंड गवर्नेंस। यहाँ पे इस बार काफ़ी टॉपिक आए हुए हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि जो OTT प्लेटफॉर्म के लिए न्यू रूल्स लेकर आया गया है उस कानून के बारे में देखेंगे। एंड देन यहाँ पे हम लोग सेडिशन लॉ के बारे में देखेंगे। बहुत ही ज़्यादा ये खास लॉ आज के डेट में हो चुका है। उसके बाद हम लोग पार्डनिंग पावर देखेंगे, जो माफ़ करने की पावर होती है प्रेसिडेंट के पास और गवर्नर के पास। और रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ के बारे में देखेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यहाँ पे आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन बिल 2021 की है। तो ये अभी बिल है, कानून नहीं है, लेकिन देख लेते हैं कि इसमें और क्या चेंजेस की जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी न्यूज़ कि अगर आप लोग विजन आइज मंथली मैगजीन अगर पढ़ते हो तो उसके साथ साथ मुझे लगता है कि उसकी टेस्ट सीरीज़ भी आप लोग को ज़रूर सॉल्व करनी चाहिए। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। टोटल मैं 20 टेस्ट यहाँ पे आपके साथ सॉल्व करने वाली हूँ, वो भी फुल वीडियो फॉर्म में और फुल आपकी जो एक्सप्लेनेशन है उसके साथ। एंड नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग CSAT की भी 4 टेस्ट को यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ज़रूर सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग को पे करना है तो यहाँ पे आप लोग पेमेंट मोड देख सकते हो। एंड 2 टाइप की यहाँ पे इनसाइट आईएएस की भी करंट अफेयर्स आपको क्विज चाहिए मंथली, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। फर्दर अगर आप लोग को कोई भी डाउट क्वेरी सजेशन है, सो अगर आप लोग को कुछ भी पूछना है या अपनी क्वेरीज है तो उसको पूरा करने के लिए यहाँ पे मेल कर सकते हैं rishika.ch77@gmail.com। फाइन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस के फर्स्ट आर्टिकल के साथ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। तो पहले इसकी नाम याद कर लीजिए जो कि काफ़ी लंबी है। तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिसेंटली नोटिफाई किया गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ टर्म्स है, उसकी हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे डिजिटल मीडिया कहा जा रहा है, इसका मतलब क्या होता है? डिजिटल मीडिया जो भी आप लोग का ऑनलाइन कंटेंट है, आज के डेट में आप ये जो वीडियो देख रहे हो ये भी एक डिजिटल मीडिया ही हो गया, क्योंकि आप लोग भी यूट्यूब में एक प्रॉपर एक कंटेंट आप लोग देख रहे हो जो कि इंटरनेट के हेल्प से। अगर आप लोग इंटरनेट बंद कर दो तो आई डोंट थिंक कि बिना डाउनलोड किए हुए आप लोग मेरी इस वीडियो को देख पाओगे। और कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत होती है जहाँ पर कंटेंट रिसीव किया जाता है, स्टोर किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है, एडिट किया जाता है और प्रोसेस्ड किया जाता है। किसके द्वारा? तो ये इंटरमीडियरी के द्वारा। और पब्लिशर जो उस न्यूज़ के पब्लिशर है और करंट अफेयर्स कंटेंट है, या फिर पब्लिशर है कोई ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट के। तो यहाँ पे टोटल आपका डिजिटल मीडिया कहा जा रहा है। जैसे आप लोग सोशल मीडिया जितनी भी यूज़ करते हो या फिर अभी आप लोग यूट्यूब यूज़ करते हो, कोई भी वीडियोस देखते हो, तो इन सबको एट द एंड ऑफ द डे डिजिटल मीडिया कहा जाता है। न्यूज़ और करंट अफेयर्स की अगर हम लोग बात करें तो अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये क्या है? करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स कहने का मतलब है कि जो देश दुनिया में चलते आ रहा है। तो नेशनल और इंटरनेशनल 2 तरीके के होते हैं। और खबर होती है जैसे कि आप तुरंत जो भी खबर आपका हो रहा है कि आपके एरिया में क्या एक्सीडेंट हो गया, देश दुनिया में क्या चल रहा है, जैसे कि आप देखो कि अभी इलेक्शन है तो तुरंत का क्या खबर है, आज का क्या अपडेट है, ठीक है। तो ये सारे न्यूज़ और करंट अफेयर्स के ही अंदर आते हैं। मेनली आप देखो कि इसको एनालाइज किया जाता है, स्पेशली यहाँ पे रिसेंट इवेंट्स को एनालाइज करके प्रॉपर तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है। प्राइमरली ये सोशियो पॉलिटिक, इकोनॉमिक, कल्चर, नेचर के होते हैं, जो कि आपका इंटरनेट पे अवेलेबल कराया जा रहा है या फिर कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू, या फिर कोई भी डिजिटल मीडिया जो कि न्यूज़ हो सकता है या फिर करंट अफेयर्स कंटेंट हो सकता है, जहाँ पे आपको कंटेक्स्ट देखने को मिले, कोई भी पर्पस देखने को मिले, इंपोर्ट या फिर किसी भी तरीके का इन्फॉर्मेशन आपको मिले। तो मेनली आप लोग समझ सकते हो कि अभी जो आप मेरी वीडियोज़ देख रहे हो ये आप लोग डिजिटल मीडिया में देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स की लेक्चर मिल रही है। साथ ही साथ इसमें करंट अफेयर्स में क्या है कि एक प्रॉपर कंटेंट है, एनालिसिस करके इस तरीके के कंटेंट को यहाँ पे आपका लाया गया है इकट्ठे करके। और साथ ही साथ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, किसी भी चीज़ के बारे में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। सोशल मीडिया इंटरमीडियरी कौन होते हैं? इंटरमीडियरी कहने का मतलब है कि बीच में, ठीक है, जिसमें कि आप देखो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जो होता है 2 यूज़र्स के बीच में या 2 से ज़्यादा यूज़र्स के बीच में, और उनको अलाउ किया जाता है कि वो बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, या फिर किसी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं उनके सर्विस को इस्तेमाल करके। अब यहाँ पे आप देखो कि एक तो हो गए आप लोग, ठीक है, आप यहाँ पे क्या हो गए? रिसीवर हो गए। और यहाँ पे आपका जो
प्रोवाइडर है, जो सर्विस प्रोवाइडर है वो है यूट्यूब। मैं यहाँ पे कौन हूँ? मैं हूँ इंटरमीडियरीज। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि आपके लिए एक वीडियो, यहाँ पे एक कंटेंट लेकर आ रही हूँ जो कि वीडियो लेक्चर के फॉर्म में है। इसमें आपको इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, करंट अफेयर्स के बारे में मैं डिस्कस कर रही हूँ, और वो भी इंटरनेट के ऊपर, एक अच्छा खासा कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर। और मेरे द्वारा इस कंटेंट को जो है मॉडिफाई किया गया है। मैं अपने तरीके से आपको यहाँ पे बता रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। चीज़ें सेम है बट मैं अपने तरीके से आपको पढ़ा रही हूँ। तो मैं क्या हो गई? मैं इंटरमीडियरीज हो गई। जस्ट सपोज कि यहाँ पे यूट्यूब भी रहेगा, आप भी रहोगे, लेकिन अगर मैं यहाँ पे वीडियो पोस्ट करना बंद कर दूँ तो क्या यहाँ पे सोशल मीडिया इंटरमीडियरी होंगे? नहीं होंगे ना, मेरे जैसे। तो आप लोग जो भी फेसबुक पे भी जाके जो न्यूज़ पढ़ते हो, तो वो भी क्या है? वो इंटरमीडियरीज के थ्रू ही तो हो रहा है। कोई ना कोई उस तरीके के पोस्ट बना रहे हैं, न्यूज़ को छाप रहे हैं, तभी आप तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो एक मीडियम है, एक प्लेटफॉर्म है जो कि यूट्यूब है, जहाँ पे आप लोग रिसीवर हो, फाइनल यूज़र हो। तो दो यूज़र के बीच में जो यहाँ पे हेल्प करते हैं दोनों को कनेक्ट करने में, मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, यूट्यूब के ऊपर डाल रही हूँ और आप लोग इसको देख रहे हो। तो यानी कि मैं यहाँ पे सोशल मीडिया, यहाँ पे इंटरमीडियरीज हो गई। फाइन। अब एक और वर्ड काफ़ी चल रहा है, सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी। ये क्या है? ये एक सोशल मीडिया इंटरमीडियरी है जिसमें कि नंबर ऑफ़ रजिस्टर्ड यूज़र्स हैं इंडिया में। जैसे कि यूट्यूब है, यूट्यूब में आप देखते हो कि डिफरेंट चैनल, एन नंबर ऑफ़ चैनल्स आर अवेलेबल इन यूट्यूब, और आप लोग भी बहुत सारे चैनल्स को सब्सक्राइब किए होंगे। किसी किसी चैनल में आप देखोगे मिलियंस व्यूज़ होते हैं, उनके सब्सक्राइबर होते हैं, किसी किसी में 1000 होते हैं। तो इस तरीके से नंबर ऑफ़ जो रजिस्टर्ड यूज़र्स होते हैं ना सोशल मीडिया में, और एक सच थ्रेशोल्ड, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया गया है। जैसे कि अभी आप लोग यूट्यूब में देख सकते हो कि कोई ऐसा अपर थ्रेशोल्ड नहीं है, बट हाँ एक आपका लगाया जाता है कि लाख सब्सक्राइबर है या फिर मिलियन सब्सक्राइबर है, बिलियन सब्सक्राइबर है, तो एक तरीके का थ्रेशोल्ड पास करते जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि जितने भी रजिस्टर्ड यूज़र्स हैं ना, उनको हम लोग कहते हैं सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी। अब मेरे चैनल पे 50,000 ऐसे भी यूज़र्स हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए चैनल में, लेकिन वो डेली वीडियोज़ देखते हैं, क्योंकि पॉपअप आ जाता है जब भी मैं अपलोड करती हूँ। तो वो क्या हो गए? वो मेरे यहाँ पे सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज में नहीं आएंगे। इट मीन्स कि वो यहाँ पे मेरे कंटेंट को जो है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वो रजिस्टर्ड नहीं है। रजिस्टर्ड सिर्फ वही लोग हैं जो कि यहाँ पे बाकायदा रजिस्टर करके सब्सक्राइब किए हैं मेरे चैनल को और देख रहे हैं। तो आज की डेट में आई थिंक 86,000 सब्सक्राइबर है, 86,000 है, यस। तो इतने सब्सक्राइबर हमारे हैं जो कि रजिस्टर्ड यूज़र्स हैं, तो उनको यहाँ पे सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज कह सकते हैं, जो एक थ्रेशोल्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो रजिस्टर्ड यूज़र्स को ही कहा जाता है। 50 लाख हो गया, जैसे कि आप देखो कि यहाँ पे 5 मिलियंस रजिस्टर्ड यूज़र्स है। एक थ्रेशोल्ड लगाया गया है सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज में। ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट क्या होता है? ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट कहने का मतलब है कि क्यूरेटेड कैटलॉग, यानी कि कोई ऑडियो विजुअल जो कंटेंट है, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, ये ऑडियो हो गया और आप यहाँ पे कंटेंट को देख रहे हो। इट मीन्स कि ये ऑडियो विजुअल कंटेंट है, अदर दैन न्यूज़ या फिर करंट अफेयर्स कंटेंट के अलावा, जो कि डिमांड में बनाया गया है। तो ये तो करंट अफेयर्स बेस्ड है, लेकिन अगर आप लोग और भी कंटेंट देखते हो जो कि करंट अफेयर्स से अलावा होता है, जैसे मूवीज़ वगैरह भी आप देख सकते हो कुछ भी, तो वो क्या होता है? क्यूरेटेड कंटेंट होता है जो कि लोगों के डिमांड पे बनाया जाता है। आज के डेट में आप देखोगे कि मूवीज़ जो बनाए जा रहे हैं वो लोगों के डिमांड पे ही बनाए जाते हैं कि आज के डेट में हमारे पब्लिक, जनता, आम जनता किस तरीके की मूवीज़ देखना चाहते हैं। तो वैसे ही कहीं ना कहीं जो है हमारे डायरेक्टर उस तरीके की मूवी को फ्रेम कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट, यानी कि लोगों की डिमांड के थ्रू जो कंटेंट क्रिएट किया जाता है वो भी इंटरनेट पे, तो उसको ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट कहते हैं। ठीक है, पब्लिशर ऑफ न्यूज़ और करंट अफेयर्स कंटेंट भी देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि जो आप लोग ऑनलाइन पेपर पढ़ते हो, आज के डेट में तो हार्डली कोई पेपर अपने घर पे मंगाते होंगे कोरोना के कारण, लेकिन अगर मंगाते हो तो विच इज़ वेल एंड गुड, बट अगर नहीं भी मंगाते हो तो बहुत ही ईजिली अवेलेबल होता है सारे न्यूज़पेपर। तो ऑनलाइन पेपर भी पढ़ते हो, न्यूज़ पोर्टल बहुत सारे हैं, न्यूज़ एग्रीगेटर भी है, न्यूज़ एजेंसी भी है, जो कि उसी तरीके से काम कर रहे हैं जैसे कि आपके न्यूज़पेपर वाले काम करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि ये क्या हो गया, ये न्यूज़ और करंट अफेयर्स कंटेंट के पब्लिशर्स होते हैं। तो दो तरीके का आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे मैगजीन्स भी है जो आप खरीद सकते हो, पढ़ सकते हो, डेली आप न्यूज़पेपर खरीद सकते हो, पढ़ सकते हो, लेकिन ऑनलाइन कंटेंट भी होता है। ठीक है, तो ये सारे कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपको इस पूरे रूल्स को समझने के लिए इतने वर्ड्स की मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। अब फाइनली हम लोग आते हैं कि इस रूल्स में कहा क्या जा रहा है। रूल्स 2021 का है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया। कुछ पावर को देखते हुए, जैसे कि हमारे यहाँ ऑलरेडी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000, जो कि हमारे जितनी भी कंप्यूटर या डिजिटल वर्ल्ड में जो भी काम होता है ये इसी कानून के बेसिस पे होता है। तो इसकी एक सेक्शन है, सेक्शन 87 क्लॉज 2। यहाँ आप देखो कि इससे पहले जो कानून था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस रूल्स 2011, इसी को यहाँ पे वापस से आपका फ्रेम किया गया है और 10 साल के बाद एक नया रूल्स यहाँ पे लाया गया है। 3 पार्ट ऑफ रूल्स है यहाँ पे। पार्ट 1 क्या है कि ये डील करेगा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो भी इस रूल्स में, जैसे कि आप सारे डेफिनेशंस देखे हो।
पार्ट 2 क्या है कि यहाँ पे रेगुलेट करेंगे, जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ हैं उनको रेगुलेट करने के लिए है। और यहाँ यहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो रेगुलेट किया जा रहा है, पहले तो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ अपने से ये इसको रेगुलेट करें, यानी कि आप देखो कि मैं यहाँ पे जो कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ, ये मेरी होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं यहाँ पे आपको अप टू द मार्क अच्छी कंटेंट प्रोवाइड करूँ, कुछ भी ऐसे अभी यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड ना करूँ। तो ये मेरी यहाँ पे रेगुलेशंस की जो मैं इसे डील करूँगी। थर्ड है कि इसको एडमिनिस्ट्रेट भी किया जाएगा, जो यहाँ पे एक बाकायदा आपकी मिनिस्ट्री देखने को मिलेगी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनके द्वारा भी एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा पार्ट 2 में। पार्ट 3 में क्या किया जाएगा कि कोड ऑफ इथिक्स प्रोवाइड किया जाएगा, प्रोसीजर प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपने इथिक्स पढ़ा है तो सिविल सर्वेंट के लिए भी एक कोड ऑफ इथिक्स होता है। कोड ऑफ इथिक्स जो है हर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए भी होता है कि आप लोग को कैसे समाज में रहना है, तो कैसे काम करना है, कैसे अपना व्यवहार रखना है, आचरण रखना है, किसी भी चीज़ को देखते हो तो आप कैसे एक्ट करते हो, रिएक्ट करते हो। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, कोड ऑफ इथिक्स में आती है, प्रोसीजर में आती है। सेफगार्ड भी प्रोवाइड किया गया है डिजिटल मीडिया और ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म को। OTT प्लेटफॉर्म जो कि आपका नेटफ्लिक्स हो गया, अमेज़ॉन प्राइम हो गया और बहुत सारे आज की डेट में देखने को मिलते हैं, तो वो सारे जितने भी OTT है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म कहते हैं, या फिर ऑनलाइन कंटेंट क्यूरेटेड प्लेटफॉर्म, लोगों की डिमांड में जो ऑनलाइन कंटेंट बनाया गया है, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे एक अच्छा खासा कोड ऑफ एथिक्स दिया गया है कि आप अगर कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो, चाहे वो लोगों की डिमांड पे कर रहे हो या फिर अपने डिमांड पे कर रहे हो, अपने हिसाब से बना रहे हो, तो एक रूल्स रेगुलेशन है कि आप इन सारे बातों को फॉलो करोगे जब भी आप वीडियो बना रहे हो। साथ ही साथ इसको एडमिनिस्टर किया जाएगा किसके द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। यानी कि कोई भी चीज़ ब्रॉडकास्ट हो रहा है जो OTT प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि OTT प्लेटफॉर्म को यहाँ पे सेफगार्ड प्रोवाइड करने के लिए उनके लिए जो कोड ऑफ एथिक्स है वो कौन मिनिस्ट्री यहाँ पे हैंडल करेंगे, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे वेब सीरीज़ ब्रॉडकास्ट होते हैं, तो ये आपका आ जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ है, उनको अगर देखना है कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनको खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सही तरीके का कॉन्टेंट प्रोवाइड करे, तो ये किसके अंदर में आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो दो तरीके की मिनिस्ट्री यहाँ पे इंक्लूड है पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में, ठीक है। अब कुछ बैकग्राउंड चल के देखते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि दिसंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट जो है वो यहाँ पे स्यू मोटो रिट पिटीशन लिए हैं, वो भी प्रजावाला केस, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है प्रजावाला केस में, जिसमें कि रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही लिया गया है। और ये इनके द्वारा ऑब्जर्व किया गया है कि सेंटर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक नेसेसरी गाइडलाइंस यहाँ पे फ्रेम कर सकते हैं। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप एक अच्छा खासा गाइडलाइन फ्रेम कर सकते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को एलिमिनेट किया जाए, जैसे रेप जैसे चीज़ सीन दिखाते हैं, गैंग रेप सीन दिखाते हैं, तो इन सारे इमेजेस को भी यहाँ पे हटाया जाए। वीडियोस और साइट्स जो भी यहाँ पे प्लेटफॉर्म के ऊपर दिखाया जा रहा है या कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ये सारे कंटेंट को रिमूव किया जाए। तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बाकायदा दिसंबर 2018 में कहा गया था। इसी के साथ आप देखो कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मीटी है, उनके द्वारा एक ड्राफ्ट भी बनाया गया था 2018 में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस रूल्स बनाया गया था, जो कि पहले के जो 2011 के रूल्स थे उनको रिप्लेस किया गया और जो लीगल फ्रेमवर्क है उसको स्ट्रेंथन किया गया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को और ज़्यादा अकाउंटेबल बनाने की कोशिश की गई। साथ ही साथ अक्टूबर 2020 में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेंटर को कहा गया रिस्पांस के तौर पर एक PIL आया था, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। कहने का मतलब है कि पब्लिक के इंटरेस्ट पे अगर कोई लिटिगेट करता है तो उसे हम लोग PIL कहते हैं, अर्जी अगर दायर करें। और ये PIL आप कहाँ दायर कर सकते हैं, तो या तो सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हो, या तो आपके राज्य में अगर हाई कोर्ट है तो वहीं पे आप PIL जो है पिटीशन आप फाइल कर सकते हो, बाकी और कोई कोर्ट में आप फाइल नहीं कर सकते। और PIL जो है पब्लिक इंटरेस्ट में ही होना चाहिए। कि जैसे यहाँ पे बताया जा रहा था कि बहुत सारे ऐसे वेब सीरीज़ हैं जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाई जाती है जो हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है, चाहे हमारे बच्चे के लिए अच्छा नहीं है या फिर हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो उन सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे PIL दर्ज किया गया था। और PIL जो है ये ओवर द टॉप को रेगुलेट करने के लिए किया जा रहा था। तो इसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने फिर सेंटर से रिस्पॉन्स मांगा है कि आप क्या कर रहे हैं, आपको तो 2 साल पहले ही बोला गया था, अभी तक आपने क्या किया। तो नवंबर 2020 में क्या हुआ था कि यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा एक OTT प्लेटफॉर्म जो है ये लाया गया और न्यूज़ और करंट अफेयर्स कंटेंट ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अंडर द हैबिट ऑफ किसके अंदर लाया गया, तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंदर लाया गया, ठीक है। तो ये आप समझो कि 1 महीने के बाद ही जो है सेंटर क्या की कि इस तरीके से OTT प्लेटफॉर्म को और न्यूज़ और जो करंट अफेयर्स कंटेंट है, जैसे आप देखते हो ना कि बहुत सारे फेक न्यूज़ भी आपको देखने को मिलेगा, फेसबुक में हो गया या फिर कहीं पे भी सोशल मीडिया साइट्स में फेक न्यूज़ भी बहुत होते हैं, तो उनको भी यहाँ पे देखने के लिए ये मिनिस्ट्री के अंडर में ला दिया गया कि आप देखो कि किस तरीके का इन्फॉर्मेशन और किस तरीके की वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड हो रही है।
फिर उसके बाद जो है फरवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक नोटिस इशू किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट को और कहा गया कि आप एक अच्छा खासा प्रॉपर बोर्ड बनाइए, इंस्टीट्यूशन बनाइए या फिर कोई एसोसिएशन बनाइए जो कि इस तरीके के OTT प्लेटफॉर्म को मैनेज करेगा, मॉनिटर करेगा और जो मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको भी और स्ट्रीमिंग को भी यहाँ पे मैनेज किया जाएगा। तो फाइनली जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा थक हार के सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइनली ये ऑर्डर दिया गया कि अब आप इस तरीके का एक बोर्ड बनाइए, इंस्टीट्यूशन बनाइए या कुछ भी बनाइए जिसमें कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म को रेगुलेट किया जाए बेटर तरीके से। अब कौन कौन सी फैक्टर्स है जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इस न्यू रूल्स को फॉर्मुलेट करने के लिए। सबसे पहली बात है कि आज के डेट में आप देख रहे हो कि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लोगों के पास कुछ नहीं तो शायद ये OTT प्लेटफॉर्म है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, जिसके कारण जो है सब कोई काफ़ी बिजी रहे और लॉकडाउन आसानी से कट गया। तो और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के कारण और काफ़ी तेज़ी से ये मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट काफ़ी चीज़ें बढ़ रही है और एक मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके कारण नंबर ऑफ़ यूज़र्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं। इंडियन OTT मार्केट आप देखोगे तो ये फिनेंशियल ईयर 2025 तक बताया जा रहा है कि 237 बिलियन तक यूज़र बढ़ जाएंगे, जो कि आज के डेट में फिनेंशियल ईयर 2019 में कितने थे तो 42 बिलियन थे। यानी कि ये आंकड़ा आप देख रहे हो कि कितना % तक जो है आगे आने वाले 4 साल में ये बढ़ जाएगा। फेल्योर कहा जा रहा है क्योंकि जितने भी यहाँ पे OTT है और जितने भी कंटेंट प्रोवाइडर है वो खुद को रेगुलेट नहीं कर पा रहे, सेल्फ रेगुलेशंस की कमी देखने को मिल रही है। तो इलीगल और इनएप्रोप्रिएट कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। सोशल मीडिया कंपनीज़ जो है वो यहाँ पे इनकॉम्पिटेंट है कि जिस तरीके का रूल्स रेगुलेशंस लाया गया था उस हिसाब से वो नहीं चल रहे हैं। साथ ही सेल्फ रेगुलेटरी जो मैकेनिज्म है जो कि इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा ऑलरेडी यहाँ पे आपका प्रपोज किया गया था, जिसको कि बाद में चल के इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री के द्वारा रिजेक्ट किया गया था क्योंकि काफ़ी इश्यूज़ निकल कर आ रहे थे। यानी कि आप देखो कि इंटरनेट के ऊपर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट था, लैक ऑफ इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग थी, वेल डिफाइंड यहाँ पे कोड ऑफ एथिक्स नहीं था। तो ये सब के कारण जो है इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। थर्ड जो रीज़न है वो है सेफ्टी और डिग्निटी ऑफ वेमेन। यानी कि आप देखो कि काफ़ी रैम्पेंट अब्यूज़ ऑफ सोशल मीडिया है जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे इमेजेस वीमेन की और कंटेंट ऐसा प्रोवाइड किया जा रहा है जिससे कि वीमेन की जो डिग्निटी है, सम्मान है, वो काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हो रही है। साथ ही आप देखो कि फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन तो इस तरीके से फैल रहे हैं जिससे कि लोग जो है ना काफ़ी ज़्यादा इस पर ट्रस्ट करते हैं। चाहे व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, आप इसमें देखो कि बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है इस तरीके के मिस इन्फॉर्मेशन में, तो ये भी देखने को मिल रहा है। साथ ही हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन या फिर सिक्योरिटी लैंडस्केप को लेकर बहुत ज़्यादा थ्रेट है। जिस तरीके का मिसयूज़ बढ़ते जा रहा है, सोशल मीडिया आपके पास है, आपके मोबाइल में कितने सारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स है ये आप लोग देखो और उसका इस्तेमाल आप किस तरीके से कर रहे हो। आप अपने मोबाइल में अगर व्हाट्सएप भी रखे हो, ट्विटर भी रखे हो, टेलीग्राम भी रखे हो, फेसबुक भी रखे हो, इंस्टा भी रखे हो, तो कोई इशू नहीं है। किसी के फ़ोन में अगर इतने सारे ऐप है ना तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कभी भी हम लोग उनके ऐप से उनको जज नहीं कर सकते कि वो किस तरीके के इंसान है, बट आप उसमें कितना टाइम दे रहे हो, आप उसको कैसे मैनेज करके चल रहे हो, ये सबसे बड़ी बात होती है। सेकंड है यहाँ पे कि एप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म की अब ज़रूरत हो चुकी है, क्योंकि जब सर से पानी ऊपर उठ जाता है ना तो चीज़ों की ज़रूरत हो जाती है। वही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि अभी तक हमारे पास इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए ना ही कोई कानून है, ना ही कोई एक स्वतंत्र बॉडी है जो कि डिजिटल कंटेंट को मॉनिटर करे और मैनेज करे। तो इसीलिए यहाँ पे आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये डिजिटल मीडिया को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। बच्चे के हाथ में आज के डेट में मोबाइल फ़ोन होता है। 5 साल जब वो किड्स स्कूल जाते हैं उससे पहले आज के डेट में बच्चे जो है मोबाइल फ़ोन में सारी वीडियोस ये सब देखना सीख गए हैं। तो इस केस में और इस सिनेरियो में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डिजिटल कंटेंट भी एक बेटर तरीके का प्रोवाइड करे, जिससे कि एटलीस्ट बच्चों तक इस तरीके का फेक न्यूज़ ना पहुँचे। तो यहाँ पे ये पूरी बातें बताई जा रही हैं, आगे भी हम लोग देखने वाले हैं कि क्या क्या बातें हैं, लेकिन आई होप कि आपको ये 3 पार्ट ऑफ रूल्स पता होना चाहिए। जो जितने भी यहाँ पे वर्ड कुछ नए निकल कर आए हैं इसके मीनिंग्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। अब आइए देखते हैं सेकंड पार्ट जो कि रखा गया है कि गाइडलाइंस रिलेटेड टू सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़, यानी कि यहाँ पे क्या क्या गाइडलाइंस रखा गया है ये समझिए। की प्रोविज़न है इस रूल्स में कि यहाँ पे इंटरमीडियरीज़ के द्वारा फॉलो किया जाएगा कुछ ड्यू डिलीजेंस, यानी कि यहाँ पे रूल्स प्रिस्क्राइब किया गया है ड्यू डिलीजेंस, जो कि यहाँ पे सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ के द्वारा ज़रूर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा और यूज़र इन्फॉर्मेशंस को फॉर अ पीरियड ऑफ 180 डेज़ में रिटेंशन किया जाएगा, रिपोर्ट किया जाएगा साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स, इस तरीके की चीज़ें होगी। अब यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पे सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ हो गई, क्योंकि
यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, आप लोग भी हो यहाँ पे। मैं आप लोग को यूट्यूब के मीडियम में इस चीज़ को अपलोड करके आप तक ये वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल ज़रूरत है कि मैं यहाँ पे जितने भी रूल्स रेगुलेशंस है उन सबको फॉलो करूँ। ड्यू डिलिजेंस इसको कहा जा रहा है। अगर मान लीजिए कि मैं ड्यू डिलिजेंस को, रूल्स रेगुलेशन, इन सारी चीज़ों को मैं अगर फॉलो नहीं करती हूँ तो मेरे पास एक सेफ़ हार्बर प्रोविजंस है, और अगर मैं फॉलो नहीं करती हूँ तो सेफ़ हार्बर प्रोविजंस भी मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होगा। अब ये सेफ़ हार्बर प्रोविज़न क्या कहता है? बाकायदा ये सेक्शन 79 में है आईटी एक्ट के अंदर। इसके द्वारा कहा जाता है कि जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ होते हैं ना, उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है और छूट मिलता है लीगल प्रोसिक्यूशन से किसी भी तरीके का कंटेंट अगर वो अपने प्लेटफॉर्म पे अपलोड किए हैं। तो ड्यू डिलिजेंस जो है उसको फॉलो करना ज़रूरी है। जैसे मैं यहाँ पे सोच समझ के चलूँ कि क्या कंटेंट प्रोवाइड करना है और क्या लोगों के लिए सही होगा, तभी ये सही होगा। अगर मैं कुछ भी यहाँ पे प्रोवाइड कर देती हूँ तो फिर मुझे क्यों यहाँ पे सेफ़ हार्बर प्रोविज़न मिलेगा? इट मीन्स कि मुझे क्यों लीगल प्रोसिक्यूशन से छूट मिलेगा? मुझे तो टान के ले जाना चाहिए, वो वाली बात है, ठीक है। सेकेंड है कि यहाँ पे ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी रखा गया है। जैसे इंटरमीडिएट्स जो है वो यहाँ पे उनको अपॉइंट किया जा सकता है, एक ग्रीवियंस ऑफिसर होंगे जो कि उनके कंप्लेन को यहाँ पे डील करेंगे, और नाम और कंटेंट डिटेल्स जो है एक दूसरे इस तरीके के ऑफिसर से शेयर किया जाएगा। ग्रीवियंस ऑफिसर्स जो होंगे वो यहाँ पे कंप्लेन को विद इन 24 आवर्स लेंगे और इसको रिजॉल्व करेंगे 15 डेज़ में। जब से उनको रिसिप्ट होगा जो भी कंप्लेन, वो 15 दिन में इसको रिजॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो जो भी परेशानी है, जैसे मैं यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, तो ऐसा है कि मैं बिल्कुल सही कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, लेकिन समटाइम्स मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक मिलते जा रहा है। तो अगर मैं सही भी प्रोवाइड कर रही हूँ तो भी मिलते जा रहा है, तो मेरे पास ये प्रोविज़न है कि मैं इस ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म में जाकर अपनी बातें रख सकूँ, कंप्लेन करा सकूँ। साथ ही इंश्योर करना है ऑनलाइन सेफ्टी और यूज़र्स की डिग्निटी को भी, स्पेशली जो विमेन यूज़र्स हैं। तो इंटरमीडियरीज़ जो है वो 24 आवर्स में जब वो कंप्लेन रिसीव करेंगे कंटेंट का, तो ये वो रिमूव भी कर सकते हैं या फिर डिसेबल भी कर सकते हैं उनकी एक्सेस, जो कि प्राइवेट एरिया ऑफ इंडिविजुअल को एक्सपोज कर रहा है, या फिर ये हमारे किसी भी तरीके की ऐसी चीज़ें दिखा रही है जो कि लोगों के ईमान सम्मान को ठेस पहुंच रहा है। तो उसको 24 घंटे के अंदर जो है ना, कंप्लेन जब मिल जाएगा तो मुझे रिमूव करना होगा। जैसे अगर कंप्लेन हो गया मेरे अगेंस्ट में, तो मैं यहाँ पे कोई भी कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ जो कि सही नहीं है, किसी को अगर प्रॉब्लम हुई है मेरे किसी चीज़ के बोलने से, लोगों को डिग्निटी पे अगर कोई इशू आ रहा है, तो फिर मुझे 24 आवर्स के अंदर उस कॉन्टेंट को रिमूव करना होगा, ये भी बात है। साथ ही 2 कैटेगरीज़ है सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ की। एक तो SSMI है, जो कि अभी हम लोग देखें, सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़, और सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ है। तो ये जो डिस्टिंक्शन है ये इनकरेज करने के लिए कि नए नए इनोवेशन लाइए, कुछ नया सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ का ग्रोथ भी होना चाहिए। जैसे आप देखते हो कि आए दिन यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कि न्यू हर एक दिन आपको देखने को मिलेंगे कि लोग आते ही है यहाँ पे अपने कंटेंट को लेकर। तो यानी क्या है कि कुछ नया इनोवेटिव हो रहा है। वैसे आप लोग देख सकते हो कि PT 365 भी प्रोवाइड करने के लिए यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे यूट्यूब में बहुत सारे चैनल हैं जो कि PT 365 को पढ़ाते हैं, है कि नहीं। तो सब अपने तरीके से लेकर आ रहे हैं, सबका अपना इनोवेशन है, सबका अपना एक तरीका होता है पढ़ाने का। तो यही चीज़ें हैं कि सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ या फिर इस तरीके की जो प्लेटफॉर्म है, इससे क्या है कि इनोवेशन बढ़ रहा है, लोगों के पास एक जो भी टैलेंट है वो लेकर आ रहे हैं। साथ ही न्यू जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ है वो भी यहाँ पे अच्छे तरीके से ग्रोथ हो रहे हैं। एडिशनल ड्यू डिलिजेंस है जिसको कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ के द्वारा फॉलो करना है। तो सबसे पहला क्या है कि चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करना है कि इंश्योर करे कि वो एक्ट और जो रूल्स है उसके हिसाब से ही इंटरमीडियरीज़ अपने कंटेंट को प्रोवाइड करें। सेकंड है कि एक नोडल कंटेंट पर्सन को यहाँ पे अपॉइंट करना है, 24/7 तरीके से वो काम करे, कोऑर्डिनेट करे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को। थर्ड है कि रेसिडेंट जो ग्रीवियंस ऑफिसर है उनको अपॉइंट करना है कि वो फंक्शंस को परफॉर्म करें जो भी यहाँ पे ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म के अंदर मेंशन्ड है। फोर्थ है कि पब्लिश करना है मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट को, यानी कि एक मंथली ऐसा रिपोर्ट होना चाहिए कि एक मंथ में कितने कंप्लेन रिसीव हुए और कितना उसके ऊपर एक्शन लिया गया। इन सारी चीज़ों को एक मंथली रिपोर्ट तैयार होगा। आइडेंटिफाई करना है फर्स्ट ऑरिजिनेटर ऑफ द इन्फॉर्मेशन, यानी कि कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपका जो स्प्रेड होता है, मान लीजिए फेक न्यूज़ ही स्प्रेड हो रहा है, तो पहली बार उस इन्फॉर्मेशन को कौन ऑरिजिन किया था, यानी कि कौन उस इन्फॉर्मेशन को बनाया था, इस चीज़ को भी यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाएगा। और सिर्फ इसको प्रिवेंट करने के लिए इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया जाएगा जस्ट कि अगर कोई फेक न्यूज़ अगर स्प्रेड हो रहा है और उससे हमारे समाज में या फिर किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल को किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस चीज़ को रोकने के लिए जो है इस चीज़ का खोज लगाया जाएगा कि कौन पहली बार इस तरीके के कंटेंट को बनाया है। वॉलेंट्री यूज़र वेरिफिकेशन मैकेनिज्म है। यूज़र्स जिनको लगता है कि उनके अकाउंट को वेरीफाई करना चाहिए तो वॉलेंट्री हो सकता है, अगर वो चाहते हैं तो ही हो सकता है, नहीं चाहते तो नहीं हो सकता। साथ ही यूज़र्स को एक अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा कि वो सुने, यानी कि
उनको सुना भी जाएगा, ठीक है। इन केस जहाँ पे भी आप देखो कि सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं, अगर उनकी इन्फॉर्मेशन को रिमूव किया जा रहा है या फिर डिसेबल किया जा रहा है उनके खुद के अकॉर्ड से मदद से, तो उनको भी सुना जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, मे बी कोई कंप्लेन करके दे जाके कि नहीं मैं अच्छा कंटेंट प्रोवाइड नहीं करती हूँ, तो एटलीस्ट मेरे पास भी रहे कुछ बोलने के लिए, मुझे भी मौका दिया जाए और मुझे सुना भी जाए कि मैं ऐसा कंटेंट क्यों प्रोवाइड करती हूँ। साथ ही रिमूवल भी होगा अनलॉफुल इन्फॉर्मेशन, अगर गलत तरीके का और कानून के विरुद्ध अगर कोई भी तरीके का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पब्लिश किया जा रहा है जो कि कानून रोकता है, तो उसको रिमूव भी किया जाएगा। तो ये सारे कुछ प्रोविज़न रखे गए हैं जो कि ध्यान रखना है। ऑफेंसेस क्या क्या है, किसको किसको कहा जाएगा कि ये अपराध है। अपराध वैसे कंटेंट को कहा जाएगा अगर हमारे इंडिया की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को हर्ट करे, यानी कि ऐसा कुछ दिखा दिया जाए वेब सीरीज़ में या फिर ऐसा कुछ इस तरीके के प्लेटफॉर्म में अगर कुछ भी शो कर दे जिससे हमारी इंडिया की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी हर्ट होती है, तो उसको अपराध माना जाएगा। साथ ही फ्रेंडली रिलेशन, हमारा जो फॉरेन स्टेट है उसके साथ बहुत ही अच्छा खासा रिलेशन, ऐसा रिलेशन कि जिससे कि हम अपने कंट्री की जो सीक्रेट बातें हैं वो भी शेयर करें, तो ये एक अपराध है। पब्लिक ऑर्डर, साथ ही साथ इंसाइटमेंट कि वैसा कुछ आप अपराध करो और ये सारे से चीज़ों से रिलेटेड, या फिर कोई रेप हो गया या फिर सेक्सुअल एक्सप्लिसिट मटेरियल्स हो गया, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल हो गया, अगर ये सारी चीज़ों को भी दिखाया जा रहा है तो ये अपराध है और पनिशमेंट भी दिया जाएगा, वो भी आपका इम्प्रिजमेंट होगा 5 साल से कम का तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे ऑफेंसेस भी रखे गए हैं, तो ये भी समझना होगा। साथ ही साथ इससे बेनिफिट क्या होगा, ये जो रूल्स लाया जा रहा है इससे क्या बेनिफिट होगा। सबसे पहले तो आप समझ सकते हो कि हमारी जो ऑर्डिनरी यूज़र्स है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, उनको एम्पावर किया गया है, यानी कि आप जैसे यूज़र्स को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एम्पावर किया गया है कि अगर आपको कोई कंटेंट अच्छा नहीं लगता है तो आप फिर यहाँ पे कंप्लेन भी कर सकते हो, ठीक है, और आपको कंप्लेन का आपको जो भी प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट आउट किया जाएगा। साथ ही न्यू टेक्नोलॉजीज़ को डिप्लॉय करने में इम्प्रूव हो पाएगा। देखिए, न्यू टेक्नोलॉजीज़ आना हमारे कंट्री में या फिर किसी भी हमारे देश में आना, न्यू टेक्नोलॉजी इज़ अ बिग थिंग और बहुत अच्छी भी इसको इनिशिएटिव कहा जाता है, लेकिन उस न्यू टेक्नोलॉजी के साथ साथ बहुत बुराइयां भी आती है, तो हमें उन सारी बुराइयों को रोकना भी होगा। सेफ्टी है, यूज़र्स को अब सेफ्टी दिया गया है कि अगर उनको लगता है कि सोशल मीडिया में कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ हो रहा है तो उसको एड्रेस कर सकते हैं और साथ ही बता भी सकते हैं, और लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी को भी यहाँ पे मदद हो जाएगा कि वो यहाँ पे अगर कोई भी फेक न्यूज़ अगर स्प्रेड हो रहा है तो वो उस तरीके के इन्फॉर्मेशन के जो फर्स्ट ओरिजिनेटर है उसको आइडेंटिफाई कर सकें, और साथ ही साथ क्लैरिफाई करें। इंटरमीडियरीज़ की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे उसको क्लैरिफाई करने का भी यहाँ पे बात रखा गया है। कंसर्न, इससे क्या क्या एसोसिएटेड निकल कर आ रहा है। कंसर्न कहा जा रहा है कि हमारे जो यूज़र्स की प्राइवेसी है उसमें कहीं ना कहीं थ्रेट हो रहा है, क्योंकि जो इनक्रप्टेड मैसेज ऐप्स है, जैसे कि आप व्हाट्सएप देखते हो, इसमें इनक्रिप्टेड मैसेज होता है। इनक्रिप्टेड कहने का क्या मतलब होता है कि एक सेंडर है, एक रिसीवर है, ठीक है, आप भेज रहे हो किसी को मैसेज और वो हो गया रिसीवर, बीच में आपने कहा हाय, लेकिन ये जो हाय है ना ये सिर्फ आप देख पा रहे हो और जब रिसीवर ये मैसेज ओपन करेंगे तो उनको हाय दिखेगा, लेकिन बीच में ये जब सेंड होता है इनके पास से सेंडर से रिसीवर में, तो ये कोड के फॉर्म में हो जाता है, जैसे ABC हो गया या फिर 1 2 3 हो गया, तो इसको हम लोग कहते हैं इनक्रिप्टेड मैसेज। इनक्रिप्ट होकर कोड के फॉर्म में जाता है, तो इससे क्या होता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा आप देखो कि डेटा की यूज़र्स के डेटा को कलेक्ट किया जा सकता है, जिससे कि मैसेज को ट्रेस किया जाए और सारे मैसेज को ट्रेस किया जाएगा। मान लीजिए कि कोई यूज़र है, वो यहाँ पे कोई फेक न्यूज़ फैला रहा है और वो पता नहीं कितने लोगों को यहाँ पे मैसेज जो है स्प्रेड कर रहा है, ये लोग कितने लोगों को यहाँ पे स्प्रेड कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर मान लो कि पता करना है कि कौन यहाँ पे ओरिजिनेटर है, तो हर किसी के अकाउंट के मैसेज को रीड किया जाएगा कि आप यहाँ पे भेज रहे हो, नहीं, फिर ये यहाँ आएंगे, फिर ये यहाँ आएंगे, तब आगे पकड़ा जाएगा। यानी कि बीच में जितने भी लोगों का यहाँ पे मैसेज को खंगाला जाएगा, इन्फॉर्मेशन देखा जाएगा, यानी कि उनकी जो प्राइवेसी है वो तो हनन हो गई। तो ये भी बात किया जा रहा है। सेकंड है कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नॉर्म्स रखा गया है इसके अंदर, यानी कि अगर न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग देखें तो एक्शंस यहाँ पे लिया जा रहा है कि अगर इंडिया के बाहर भी अगर मैसेज ओरिजिनेट हुआ तो उसके लिए भी यहाँ पे एक्शन लिया जाएगा। थर्ड है यहाँ पे कि अंडर डेवलप्ड और इम्परफेक्ट नेचर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आज के डेट में आप देखो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहने का मतलब है कि जब मशीन इंसानों के जैसा काम करने लगे, जैसे आप चिट्टी देखे होंगे ना, चिट्टी, तो उसमें क्या है कि मशीन जो है वो इंसानों जैसा काम करने लगे तो उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी तक उतना डेवलप नहीं हुआ है हमारे यहाँ, और ये इम्परफेक्ट नेचर भी है इसका। सेल्फ सेंसरशिप भी है, यानी कि जो सेफ हार्बर का यहाँ पे रखा गया है, जिससे क्या होगा कि इंटरनल सेंसरशिप भी हो सकता है इंटरमीडियरीज़ के द्वारा, तो इसको रिमूव करने की बात की गई है, इसको रिमूव कर दिया गया ना। यानी कि अगर मैं यहाँ पे ड्यू डिलिजेंस को फॉलो नहीं करूँ, क्या सही है क्या गलत है, उस तरीके के कंटेंट को अगर फॉलो नहीं करूँ तो मुझे किसी भी तरीके का सेफ हार्बर नहीं मिलेगा, और इसी के बारे में कहा जा रहा है। और साथ ही वेक थ्रेशोल्ड है क्वालिफिकेशन करने के लिए, यानी कि आप जो थ्रेशोल्ड देख रहे हो कि यहाँ पे 5 मिलियन का रखा गया था ना,
तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटरी कंप्लायंस लेकर आई है। कहा जा रहा है कि डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, कोई भी साइंटिफिक क्राइटेरिया नहीं रखा गया इस तरीके के थ्रेशोल्ड को, यानी कि एक अपर लिमिट को टच करने के लिए। पोटेंशियल है कि जो वेरिफिकेशन डेटा है उसका मिसयूज़ हो सकता है। डेटा प्रोटेक्शन लॉ जो हमारे आप देखोगे इसकी कमी है हमारे यहाँ, प्रोटेक्शन ऑफ डेटा लॉ लाया जा रहा था, लेकिन प्रोटेक्शन ऑफ डेटा इस तरीके का कानून लाया जा रहा था, लेकिन अभी तक वो हमारे कानून जो है ना पास नहीं हुए। तो इसके कमी के कारण कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया जो है ना वो यहाँ पे सिटीजन्स की जो आईडी का यहाँ पे डेटा है उसको कलेक्ट कर सकते हैं, और रेगुलेटरी बॉडी जो है वो यहाँ पे इंश्योर कर सकते हैं कि इस तरीके का डेटा जो है सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए ही यूज़ होगा। तो क्या पता वो सिर्फ यहाँ पे इंश्योर करेंगे कि वेरिफिकेशन के लिए यूज़ होगा, लेकिन आज की डेट में तो डेटा इज़ ए बिग ऑयल और इसको किसी भी तरीके से यूज़ किया जा सकता है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आपकी जितनी भी यूज़र्स के जो आईडी की जो डेटा यहाँ पे इनको मिल रहा है ये उनको बेच खरीद भी सकते हैं कि नहीं। तो ये सारे कुछ कंसर्न निकल कर आए हैं इस रूल्स के हिसाब से। ये तो बात रही। अब इसके अलावा आप देखिए कि क्या क्या गाइडलाइन रखा गया है जो कि डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए है। तो रूल्स जो इस्टेब्लिश किया गया है ये सॉफ्ट टच दे रहा है सेल्फ रेगुलेटरी आर्किटेक्चर को, और कोड ऑफ एथिक्स है 3 टियर यहाँ पे ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी है। जो न्यू पब्लिशर अगर आ रहे हैं कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म पे है या डिजिटल मीडिया में है उनको यहाँ पे रखा गया है। साथ ही साथ उनको यहाँ पे नोटिफाई किया जाएगा आईटी एक्ट के सेक्शन 87 के थ्रू, और इसी के थ्रू हमारी जो इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है उनको भी एम्पावर किया गया कि इन सारे पार्ट्स ऑफ रूल्स को वो इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री कहाँ पे है, तो वो आई थिंक थर्ड पार्ट में, सेकंड पार्ट में मीटी है। ठीक है, चलिए आइए एक बार हम लोग रिवाइज भी कर लेते हैं क्या जाता है। यहीं पे है, कुछ भी डाउट हो तुरंत आप लोग देख लो। हाँ, पार्ट थर्ड में आप देखोगे इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री है, पार्ट सेकंड में मीटी है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है, तभी समझ में आएगा कि किस पार्ट को कौन यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब कोड ऑफ एथिक्स में क्या क्या रखा गया है जो भी यहाँ पे ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल यहाँ पे आपका एप्लीकेबल है। ओटीटी प्लेटफॉर्म जिसको कि हम लोग कहते हैं कि ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट की पब्लिशर्स हैं, यानी कि लोगों के डिमांड पे यहाँ पे आपका कंटेंट दिया जा रहा है, और ये सेल्फ क्लासीफाई किया जाएगा कंटेंट को 5 एज बेस्ड कैटेगरी में, यानी कि 5 एज बेस्ड कैटेगरी रखा गया है। ये खुद ही यहाँ पे इसको क्लासीफाई करेंगे। सबसे पहला है यूनिवर्सल, यानी कि हर एज के लोग जो है इसको देख सकते हैं। यूनिवर्सल बाई एज जो है 7+, यानी कि 7 एज से ऊपर वाले देख सकते हैं, 13 एज से ऊपर वाले देख सकते हैं, और 16 एज से ऊपर वाले देख सकते हैं। साथ ही एडल्ट, यहाँ पे एज जो है एडल्ट है, तो ये 5 कैटेगरी आपका दिया गया है। ठीक है, एक तो है यूनिवर्सल, हर कोई देख सकता है, और 7 एज से ऊपर, 13 एज से ऊपर, 16 एज से ऊपर। ठीक है, तो ये आप लोग देखो, और एक एडल्ट है। एडल्ट मतलब कि आप लोग 18 ईयर से ऊपर हो गए है कि नहीं। तो ये भी आपका रखा गया है कि इस तरीके से थीम, मैसेजेस, वायलेंस, न्यूडिटी, ड्रग्स, सब्सटेंस अब्यूज़, ये सारी चीज़ें यहाँ पे, ये सारे फैक्टर्स हैं। तो इन सारे फैक्टर्स के बेसिस पे यहाँ पे एज कैटेगरी रखा गया है ओटीटी प्लेटफॉर्म का। ठीक है, साथ ही साथ आप देखो कि प्लेटफॉर्म्स जो है उनको भी यहाँ पे ज़रूरत होगा कि पेरेंटल लॉक्स फॉर कंटेंट, यानी कि इंप्लीमेंट करें पेरेंटल लॉक। जैसे कि आप लोग देखते हो कि मोबाइल में कुछ ऐसे भी ऐप्स है जिसको आप लॉक कर दो तो आपके बच्चे लोग नहीं खोल पाएंगे, तो पेरेंटल लॉक होना चाहिए कंटेंट के लिए। तो ये 13+ और इससे ऊपर वाला होना चाहिए। रिलेबल एज वेरिफिकेशन मैकेनिज्म होना चाहिए कि क्लासीफाई कर सके कि जो लोग इसको देख रहे हैं वो एडल्ट है कि नहीं। इट मीन्स कि एक पॉपअप नोटिफिकेशन आना चाहिए कि आपको वेरीफाई करना हो कि आप कितने एज के हो। फाइन, तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे लगाई गई है। प्लेटफॉर्म जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले करे क्लासिफिकेशन रेटिंग को भी, स्पेसिफिकली हर एक कंटेंट को और प्रोग्राम को, जो कि एक साथ यहाँ पे कंटेंट डिस्क्रिप्टर्स में है। तो यानी कि यहाँ पे दिखाना भी है, यानी कि प्रोमिनेंटली डिस्प्ले करना है क्लासिफिकेशन रेटिंग को, तो ये भी होना चाहिए। मेजर्स पे यहाँ पे लिया जा रहा है कि कैसे ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट को पर्सन विद डिसेबिलिटी के द्वारा एसेस किया जाए, यानी कि जो PWD लोग होते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, वो भी यहाँ पे ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट को एसेसिबल कर सके। जनरल प्रिंसिपल अगर हम लोग देखें तो OTT का क्या होना चाहिए, तो ये नॉट ट्रांसमिट, नॉट पब्लिश, नॉन एग्जिबिट एनी कंटेंट जो कि यहाँ पे कानून के द्वारा और कोर्ट के द्वारा रोका गया है, यानी कि कानून के द्वारा और कोर्ट के द्वारा रोका गया है वो सारे कंटेंट या फिर उन सारी चीज़ों को पब्लिश करना ही नहीं है। साथ ही यहाँ पे इंडिया का जो मल्टी रेशियल और मल्टी रिलीजन कॉन्टेक्स्ट है, इसको ध्यान में रखकर किसी भी चीज़ को बनाना है। जैसे आप देखते हो कि टांडम मूवी में तो वहाँ पे एक रिलीजन एंगल निकल कर आया। वैसे बहुत सारे वेब सीरीज़ हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे मल्टी रेशियल लोग हमारे यहाँ है, मल्टी रिलीजन कॉन्टेक्स्ट है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी धर्म के लोग और किसी न किसी कॉम्प्लेक्शन के लोग को प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखना है। साथ ही और भी ध्यान में रखना है कि हमारा इंडिया जो है सॉवरेन और इंटीग्रिटी पे ध्यान रखना है। सॉवरेन कहने का मतलब है कि हम लोग किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं, इंडिपेंडेंट कंट्री है, एंड हम लोग अपने राइट्स को, हमारे पास राइट्स है कि हम लोग अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान रखना है। ये जनरल प्रिंसिपल है विच इज़ एप्लीकेबल टू ऑल द कंटेंट प्रोवाइडर।
साथ ही एप्लीकेबल होगा पब्लिशर्स ऑफ न्यूज़ और करंट अफेयर्स, जो कि आपका डिजिटल मीडिया में होता है। तो यहाँ पे इनको ऑब्जर्व करना होगा कि जो कंडक्ट ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है और उसमें जो नॉर्म्स ऑफ जर्नलिस्ट है, इस कानून के तहत प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 में जो भी प्रोविज़न है उसके तहत जो भी जर्नलिस्ट है वो यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। साथ ही प्रोग्राम कोड होगा जो कि केबल टेलीविज़न नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट के तहत जो भी यहाँ पे सेक्शन 5 के तहत रखा गया है उसको फॉलो करेंगे। और कंटेंट जो भी यहाँ पे कानून के द्वारा अगर प्रोहिबिट किया गया है तो उसको यहाँ पे शो नहीं करना है। तो ये सारी बातें यहाँ पे रखी गई है। 3 लेवल आपका ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म कहा जा रहा है। तो 3 लेवल क्या क्या है? सबसे पहले आप देखो कि पब्लिशर है, ये लेवल 1 है। जैसे मैं यहाँ पे पब्लिश कर रही हूँ तो लेवल 1 में आती हूँ। मुझे सेल्फ यहाँ पे देखना है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, नहीं हो रही है। और साथ ही साथ सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी भी होगा, यानी कि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड कर दिया गया तो वो खुद ही देखेंगे, इसको रेगुलेट करेंगे। और थर्ड है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको देखेगी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ आईबी है। ठीक है, एक तो है कि मैं यहाँ पे पब्लिश कर दी, सेकंड में है कि मुझे यहाँ पे सेल्फ ही रेगुलेट करना होगा, और अगर मैं नहीं रेगुलेट कर पा रही हूँ तो सरकार है यहाँ पे रेगुलेट करने के लिए। तो लेवल 1 है जो कि सेल्फ रेगुलेशन बाय पब्लिशर है, यानी कि जो भी यहाँ पे पब्लिश किया जाता है पब्लिशर के द्वारा तो वो यहाँ पे एक ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर्स को जो भी इंडिया में बेस्ड है उसको अपॉइंट कर सकेंगे और डिसीजन ले पाएंगे, या फिर हर एक तरीके का ग्रीवियंस जो भी रिसीव्ड होगा तो वो विदिन 15 डेज़ में डिसीजन ले पाएंगे। लेवल 2 है कि सेल्फ रेगुलेशन बाय सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी, जो बॉडी है उसके द्वारा खुद ही इसको रेगुलेट किया जाएगा। जैसे कि जो यहाँ पे पब्लिशर है उनको सुना जाएगा किसी रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट, या फिर इंडिपेंडेंट जो एमिनेंट पर्सन है, या फिर 6 मेंबर से ज़्यादा ना हो, इस तरीके की बॉडी फॉर्म करना है। और ये रजिस्टर्ड होना चाहिए इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के साथ। ठीक है, तो वो यहाँ पे इसको रेगुलेट करेंगे। साथ ही यहाँ पे आप लोग देखो कि जो भी यहाँ पे आपका ग्रीवियंस होगा वो 15 डेज़ के अंडर इसको रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा और मतलब कि इसको सॉर्ट आउट भी किया जाएगा। लेवल 3 में क्या है, यहाँ मिनिस्ट्री है जो कि एक अच्छा खासा मैकेनिज्म यहाँ पे फॉर्मुलेट करेंगे। एक चार्टर पब्लिश करेंगे। चार्टर क्या होता है? लिस्ट ऑफ ड्यूटीज़, जो कि सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी को होगा, और इसमें कोड्स ऑफ प्रैक्टिसेस होंगे। कोड्स भी आपका लिस्ट होता है, रूल्स होता है जो कि बताया जाएगा कि आपको क्या क्या काम करना है। साथ ही ऑर्डर और डायरेक्शन भी यहाँ पे पब्लिशर्स को दिया जाएगा कि वो यहाँ पे कोड ऑफ एथिक्स को बेटर तरीके से मेंटेन करें। साथ ही एक इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी को भी इस्टेब्लिश किया जाएगा जो कि यहाँ पे जो भी परेशानी है लोगों की वो उसको सुन सके। फाइन, तो ये 3 लेवल का यहाँ पे कहा जा रहा है, इसको ध्यान रखना है। कुछ अदर रेगुलेशन अगर हम लोग देखें तो इन्फॉर्मेशन, यानी कि केस ऑफ जो इमरजेंसी अराइज हो जाती है तो उसमें कोई इन्फॉर्मेशन को ब्लॉक करने का भी यहाँ पे रखा गया है कि अगर किसी भी तरीके का इन्फॉर्मेशन से बहुत तरीके की आप देखते हो कि इमरजेंसी अराइज हो जाती है, लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं, रास्ते पे उतर आते हैं, दंगा हो जाता है, तो उसको इस कानून के आईटी एक्ट के सेक्शन 69 के तहत जो है इसको रोका जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। साथ ही फर्निश किया जाएगा इन्फॉर्मेशन को। जो भी न्यूज़ और करंट अफेयर्स कंटेंट के पब्लिशर्स होते हैं या फिर ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट के पब्लिशर्स होते हैं जो कि हमारे इंडिया के अंदर ऑपरेट हो रहे हैं, तो वो यहाँ पे मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म करेंगे जितने भी उनके जो डिटेल्स है उसके बारे में, और एक पीरियोडिक कंप्लाइंस रिपोर्ट भी हर एक मंथ में वो यहाँ पे पब्लिश करेंगे कि हर एक मंथ में उनके पास कितनी टोटल कंप्लेन आए और उसमें से वो कितने कंप्लेन को रिजॉल्व भी किए, तो इसके बारे में डिटेल यहाँ पे देना है। इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे ये होगा कि मेजर्स को कंट्रोल किया जाएगा, कंटेंट को क्लासीफाई किया जा रहा है हर एक एज के कैटेगरी के हिसाब से। और रिसेंट टाइम में गवर्नमेंट्स भी जो है बहुत सारे कंप्लेन जो है सिविल सोसाइटी या फिर पेरेंट्स से जो है वो इस तरीके का कंप्लेन उनको मिल रहा है, तो अब वो टाइमली इसको रिजॉल्व कर पाएंगे। कोड ऑफ एथिक्स है जिसको कि अच्छे तरीके से रेगुलेट किया जाएगा और जो न्यूज़ और करंट अफेयर्स की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो पाएगी डिजिटल मीडिया में। 3 टियर्स जो यहाँ पे ग्रीवियंस रिड्रेसल है वो इस्टेब्लिश किया जा रहा है जिससे कि बेटर तरीके से काम हो सके, और जो एक्सेस है ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट का पर्सन विद डिसेबिलिटी उनको यहाँ पे इम्प्रूव किया जाएगा। ठीक है, तो कंक्लूजन में यही बताया जा रहा है कि ये जो रूल्स और एफर्ट्स इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया जो कि काफ़ी बेटर है, और यहाँ पे इंश्योर किया जाएगा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को कि वो यहाँ पे अच्छे तरीके से लीगल डेवलपमेंट के साथ यहाँ पे क्रिएट हो। ठीक है, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अगर आप ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म के बारे में पढ़ना चाहते हो तो नवंबर मंथ की मैगजीन है जिसमें कि डिटेल और भी हम लोग इसके बारे में, बेसिकली अभी तो हम लोग कानून पढ़ रहे हैं लेकिन इससे पहले ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म क्या है, ये कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या प्रॉस एंड कॉन्स आज की डेट में निकल कर आ रही है, सो हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कस किए थे नवंबर 2020 की, तो वो भी आप देख सकते हो, मैं इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कंसर्न क्या है? कंसर्न भी निकल कर आ रहा है कि हमारे इंडियन सिनेमा और टेलीविज़न में इम्पैक्ट होगा। जब से ये सोशल आप लोग देखो कि नेटफ्लिक्स ये सारी चीज़ें आई है तब तक हम लोग मिस करना भूल गए हैं कि थिएटर भी कोई जगह था जहाँ पे हम लोग मूवी देखने जाते थे, मतलब मूवी की कमी फिल नहीं हो रही है, ये एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव कहा जा रहा है। और डिजिटल कंटेंट काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है, आप अपने कंफर्ट जोन में बैठ के जब भी मन कर रहा है आप अपने आराम से देख सकते हो।
साथ ही अनफेयर कंपटीशन हो रहा है। स्मॉल डिजिटल मीडिया हाउस की जो है आप लोग देख रहे हो कि वो सब बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो रहे हैं, और जो न्यूज़ और करंट अफेयर्स कंटेंट के जो पब्लिशर्स हैं उनकी डेफिनेशंस अगर आप देखो तो काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेज दिया जा रहा है जितने भी इस्टेब्लिश मीडिया हाउसेज़ हैं और जो कि यहाँ पे न्यूज़पेपर प्रिंट करते हैं उनके कंटेंट उसके साथ आप कंपेयर करो तो कहीं ना कहीं ये आपका अनफेयर कंपटीशन हो रहा है। ये अनफेयर कंपटीशन उसी के जैसा हो रहा है जैसे आप अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हो और जो दुकान में जाकर शॉपिंग करते हो, तो उसी के जैसा कंपटीशन यहाँ पे भी अनफेयर कहा जा रहा है। साथ ही फॉरेन न्यूज़ मीडिया को अच्छे तरीके से रेगुलेट किया जा रहा है। फोर्सिंग सेल्फ सेंसरशिप, यानी कि खुद ही यहाँ पे सर्टेन क्राइटेरिया ऐसा प्रोवाइड किया गया है कोड ऑफ एथिक्स में जो कि काफ़ी वेग है, उसका पता नहीं चल रहा, लिमिट नहीं पता चल रहा, ऐसा है। और इसमें काफ़ी आपका एक चिलिंग इफेक्ट भी है फ्री स्पीच ऑफ पब्लिशर्स का। साथ ही एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल भी देखने को मिल रहा है, यानी कि अब पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि सरकार अब कंट्रोल करेगी इस डिजिटल न्यूज़ को और OTT कंटेंट को। साथ ही लैक ऑफ प्यूनिटिव मेजर्स है, यानी कि बचाव का मेजर्स जो है अगर कोई वायलेटर्स होते हैं जो अगर वायलेट करते हैं तो उनके लिए एक जो प्यूनिटिव मेजर्स है उनकी कमी हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये पूरी बात यहाँ पे रही OTT प्लेटफॉर्म की जो भी यहाँ पे रूल्स निकल कर आई है। आई होप कि बहुत अच्छे शानदार तरीके से यहाँ पे कंटेंट दिया गया है और मैं कहीं ना कहीं आपको समझाने में सक्षम हो पाई हूँ। तो मुझे लगता है कि आज हमें यहीं एंड करना चाहिए। एक बार देख लेते हैं पूरी तरीके से बातें क्या क्या रखी गई है, रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो रूल्स लाया गया है यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड है 2021 का। इसमें हमने देखा डिजिटल मीडिया किसे कहते हैं, न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स क्या है, सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज़ क्या है, सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज़ क्या है। 3 टाइप्स के रूल्स हमने देखा, कौन किसको यहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं, एडमिनिस्टर कर रहे हैं। कुछ बैकग्राउंड चल कर देखे कि एक्चुअली ये कहाँ से आया, कैसे सुप्रीम कोर्ट जो है सरकार के पीछे पड़ गई थी कि अब आपको जो है नया बोर्ड इंस्टीट्यूशन बनाना ही होगा। कुछ फैक्टर्स यहाँ पे हम लोग देखें, गाइडलाइंस देखे जो भी सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज से रिलेटेड है, अच्छा खासा सबको यहाँ पे प्रोविज़न दिया गया है। अपराध क्या है उसको भी हमने देखा कि क्या क्या काम ऐसा किया जाएगा जिसको अपराध के कैटेगरी में रखा गया है, इससे बेनिफिट क्या होगा वो देखें। और डिजिटल मीडिया OTT प्लेटफॉर्म के लिए बेटर तरीके से क्या यहाँ पे गाइडलाइंस लाया गया, मेनली हम लोग कोड ऑफ एथिक्स देखें जो कि एप्लीकेबल है यहाँ पे OTT प्लेटफॉर्म के लिए। फाइन, 3 लेवल जो यहाँ पे हमने देखा, ग्रीवियंस ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देखो। और साथ ही साथ यहाँ पे जो बेनिफिट है इससे निकल कर आएगा वो भी हमने देखा। तो आई होप कि आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतनी, मिलते हैं कल। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और डेली आपको इसी तरीके से लेसन सुननी है तो हमारे साथ जुड़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं कल, थैंक यू।